जय इंडिया सब्सक्राइबर, मेरा नाम सरोन कुमार है और जिन्होंने मेरा फर्स्ट लेक्चर देखा है उनको पता है, और जिन्होंने मेरा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है वो जाकर देख ले, ठीक है। जिसमें हम लोग अध्याय 8 पढ़ रहे थे, क्या कोशिका जीवन की इकाई, जिसमें मैंने आपको बताया था बायोलॉजी के बारे में कि बायोलॉजी किसे कहते हैं और बायोलॉजी के जनक कौन है और बायोलॉजी कितने शाखाओं में बांटा गया है। तो ये सब हम लोगों ने देख लिया था, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं जूलॉजी की शाखा। देखिए, जूलॉजी को हिंदी में बोला जाता है जंतु विज्ञान। अब देखिए, अब ये जो जूलॉजी है ये भी कई सारी शाखाओं से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, जिसमें से हम लोग वो शाखाएं पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट नंबर पर आता है रेडियोलॉजी। अब आप पूछेंगे सर ये रेडियोलॉजी क्या कहलाता है, रेडियोलॉजी क्या है। तो देखिए, मैं आपसे एक सिंपल सा प्रश्न कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आप कोई खेल खेल रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप खेल खेल रहे हैं, अगर उसमें आपको चोट लग जाता है तो आप किसके पास जाते हैं? आप कहेंगे सर मैं तो डॉक्टर के पास जाता हूँ, ठीक है। तो डॉक्टर क्या करता है? वो डॉक्टर आपका हड्डी टूटा है कि नहीं टूटा है उसको जांच करने के लिए एक्सरे करता है, ठीक है। तो उसी एक्सरे का अध्ययन करना ही रेडियोलॉजी कहलाएगा, ठीक है। ठीक है, एक्सरे किरणों का अध्ययन करना ही रेडियोलॉजी कहलाएगा। इतना बात क्लियर है। अब सेकंड पढ़ने वाले हैं एनाटॉमी। अब आप कहेंगे कि सर ये एनाटॉमी क्या है। तो देखिए, हमारे शरीर के अंदर जितना भी अंग है, जैसे लीवर हो गया, अमाशय हो गया, छोटी हाथ बड़ी हाथ, उनका अध्ययन करना ही एनाटॉमी कहलाएगा, ठीक है। आंतरिक अंगों का अध्ययन करना ही एनाटॉमी कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए, आंतरिक अंगों को हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनल ऑर्गन। इतना नोट कर लीजिए, ठीक है। अब आपका प्रश्न ये होगा कि सर ये एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है। तो देखिए, हमारे हमारे पूर्वजों के अवशेषों का अध्ययन करना ही एंथ्रोपोलॉजी कहलाएगा, ठीक है। यानी हमारे जो पूर्वज थे उनका विकास कैसे हुआ और कब हुआ, उन्हीं का अध्ययन करना ही क्या कहलाएगा, एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, यानी एंथ्रोपोलॉजी किसे बोलेंगे, हमारे पूर्वज जो है उनका अवशेषों का अध्ययन करना ही एंथ्रोपोलॉजी कहलाएगा, ठीक है। अब अगला शाखा पढ़ने वाले हैं एरेक्नोलॉजी। अब देखिए, अब ये एरेक्नोलॉजी क्या होता है। तो जितना भी मकड़िया है उनका अध्ययन करना ही एरेक्नोलॉजी कहलाएगा, ठीक है। यानी मकड़ियों का अध्ययन करना ही एरेक्नोलॉजी कहलाएगा। इतना नोट कर लीजिए, वीडियो को रोककर इतना नोट कर लीजिएगा, इसको मिटाने वाला। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्टोलॉजी, ठीक है। तो अब देखिए, हिस्टोलॉजी क्या होता है कि ऊतकों का अध्ययन करना है हिस्टोलॉजी कहलाता है, ठीक है। चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। जब मैं 11th क्लास में था तो 11th क्लास के जो फर्स्ट एग्ज़ाम होता है वो मैं फर्स्ट एग्ज़ाम दिया था, ठीक है। तो फर्स्ट एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आया था कि ऊतक किसे कहते हैं, ठीक है। तो मैं लिखा था कि कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो मेरे सर थे वो काट दिए। अब आप कहेंगे सर ये तो सही था, तो फिर आपके सर क्यों काटे। देखिए,
जो अभी मैं आपसे बोला कि कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, तो क्या ये पूरा डेफिनेशन था? नहीं। ठीक है, यानी अब आप ही सोचिए, कोशिकाओं का एक ऐसा समूह जो अलग अलग कार्य कर रहा है, ठीक है, तो क्या उसको ऊतक बोलेंगे? नहीं। अगर इसको ऊतक का परिभाषा देना है तो ऐसे देंगे कि कोशिकाओं का ऐसा समूह जो एक निश्चित कार्य करता है, उसी को ऊतक बोलते हैं। ठीक है, ऊतकों या औत्तिकी बोल सकते हैं इसको। ठीक है ना। तो ऊतकों का अध्ययन करने क्या कहलाएगा? ऊतकों का अध्ययन कहलाएगा हिस्टोलॉजी। ठीक है, इतना बात क्लियर है। अब हम लोग अगला शाखा पढ़ने वाले हैं। अगला शाखा है ओडोंटोलॉजी। अब देखिए, अब ये ओडोंटोलॉजी क्या होता है? हमारे जितने भी दांत है उनका अध्ययन करना ही ओडोंटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, यानी दांतों का अध्ययन करना ही ओडोंटोलॉजी कहलाएगा। ठीक है, दांतों का अध्ययन करना ही क्या कहलाएगा? ओडोंटोलॉजी। अब देखिए, अब ये जो दांतों का जो डॉक्टर होते हैं उनको बोला जाता है ओडोंटोलॉजिस्ट। ठीक है, यहाँ पर एक और पॉइंट लिख देते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, इस प्रकार के जो डॉक्टर होते हैं उन डॉक्टरों को बोला जाता है ओडोंटोलॉजिस्ट। ठीक है, इतना बात क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए। अब अगला शाखा पढ़ने वाले हैं एंजियोलॉजी। अब आपका प्रश्न होगा कि सर ये एंजियोलॉजी क्या होता है? तो देखिए, हमारे परिसंचरण तंत्र का अध्ययन करना ही एंजियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अब आप पूछेंगे सर ये परिसंचरण तंत्र क्या होता है? तो देखिए, हमारे शरीर में एक तरल बह रहा है। ठीक है, अब वो तरल क्या है, कैसे बह रहा है और उनको कौन पंप कर रहा है, ठीक है, उन्हीं सब का अध्ययन करना ही क्या कहलाएगा? एंजियोलॉजी कहलाएगा। ठीक है, परिसंचरण तंत्र को इंग्लिश में बोला जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हमारे परिसंचरण तंत्र का अध्ययन करना क्या कहलाएगा? एंजियोलॉजी। अध्ययन करना ही एंजियोलॉजी कहलाएगा। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। अब हम लोग अगला शाखा पढ़ने वाले हैं मेमोलॉजी। ठीक है, अब देखिए, अब ये क्या होता है? यानी स्तनधारियों का अध्ययन करना ही मेमोलॉजी कहलाएगा। ठीक है, करना ही क्या कहलाएगा? मेमोलॉजी कहलाएगा। चलिए मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ। ठीक है, आप मुझे बताइए, क्या ये स्तन महिला में होता है या नर में भी होता है? आप कहेंगे सर केवल महिला में होता है। देखिए, ये स्तन नर में भी होता है और महिला में भी होता है। ठीक है, फर्क इतना है कि महिला में विकसित है और नर में विकसित नहीं होता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अगला शाखा पढ़ने वाला है न्यूरोलॉजी। अब देखिए, न्यूरोलॉजी क्या है? देखिए, हमारा जो तंत्रिका तंत्र है, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन करना ही न्यूरोलॉजी कहलाएगा। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा, हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका तंत्र। ठीक है, देखिए, तो न्यूरोलॉजी क्या कहलाएगा? तंत्रिका तंत्र का अध्ययन करना ही न्यूरोलॉजी कहलाएगा। अध्ययन करने क्या कहलाएगा? न्यूरोलॉजी। अब हम लोग अगला शाखा पढ़ने वाले हैं सीरोलॉजी। अब आप कहेंगे कि सर ये सीरोलॉजी क्या कहलाएगा, मतलब सीरोलॉजी क्या है? तो देखिए, रुधिर सीरम का अध्ययन करना ही सीरोलॉजी कहलाएगा। ठीक है, अब आपका प्रश्न ये होगा कि सर ये रुधिर समझ में आता है, लेकिन ये सीरम क्या है? आइए समझते हैं। तो सबसे पहले मैं उसका डेफिनेशन लिख दूं पहले। रुधिर सीरम का अध्ययन करना क्या कहलाएगा? सीरोलॉजी कहलाएगा। अब ये सीरम क्या है इसको समझ लेते हैं। ठीक है,
इसको नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले ये जानेंगे कि ब्लड क्या होता है। देखिए ब्लड में दो चीजें होती है, ठीक है, एक कोशिका और एक प्लाज्मा। सेल, कोशिका को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सेल, और एक प्लाज्मा। अब देखिए, अब जो कोशिका है, कोशिका भी तीन प्रकार की होती है, ठीक है। ब्लड जो है, ब्लड में दो चीजें होती है, एक सेल और एक प्लाज्मा, ठीक है। अब देखिए, अब ये सेल तीन प्रकार की होती है, एक आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी, एक प्लेटलेट्स। अब देखिए, ये जो आरबीसी है जो है ना, ये आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, एरिथ्रोसाइट। इतना बात समझ गए। अब देखिए प्लाज्मा में भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, इसके अलावा और भी चीज़ें होती है, ठीक है। थक्का बनाने वाले कारक भी होते हैं। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं प्लाज्मा में से थक्का बनाने वाले कारक को निकाल दूं, जैसे पहले मैं यहाँ पर लिख दूं, अब देखिए ये जो प्लाज्मा है, अगर मैं प्लाज्मा में से थक्का बनाने वाले कारक को निकाल दूं, तब उसके अलावा यानी थक्का बनाने वाले कारक के अलावा जो भी चीज़ है उसको बोलेंगे सीरम, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए अगर आपको किसी लोहे की रगड़ लग जाती है, ठीक है, तो आप किसके पास जाते हैं, डॉक्टर के पास। तो वो डॉक्टर क्या करता है, वो डॉक्टर आपको एक इंजेक्शन का इंजेक्शन बोल रहे हैं, वो डॉक्टर आपको एक टेटनेस का इंजेक्शन देता है, ठीक है। अब आप जानते हैं उस टेटनेस के जो एक जो होता है वो छोटा सा सीसी, उस सीसी में क्या होता है, उस सीसी में होता है एंटी टेटनेस सीरम, ठीक है, एटीएस का टीका होता है, ठीक है ना। तो उसी को बोलेंगे हम सीरम। तो इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग अगला शाखा पढ़ने वाले हैं साइटोलॉजी। अब देखिए साइटोलॉजी क्या होता है, तो कोशिकाओं का अध्ययन करना ही साइटोलॉजी का लगेगा, ठीक है। देखिए एंडोक्राइनोलॉजी क्या है, अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन करना ये एंडोक्राइनोलॉजी का लगेगा, ठीक है। तो इसमें हम किसका अध्ययन करेंगे, तंत्रों का अध्ययन क्या कहलाएगा, एंडोक्राइनोलॉजी। अब ये अंतःस्रावी तंत्र क्या होता है उसको हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। देखिए हमारे शरीर में दो प्रकार की ग्रंथियां हैं, ठीक है। अब वो कौन कौन सी है उसको आइए पढ़ते हैं। देखिए ये दो प्रकार की होती है, एक बाह्यस्रावी, और एक अंतःस्रावी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंडोक्राइनोलॉजी, एंडोक्राइन ग्लैंड। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। देखिए अंतःस्रावी जो ग्लैंड है इनका उत्पाद होता है हार्मोन, ठीक है। इनका उत्पाद क्या होगा, हार्मोन, ठीक है। और ये अपने उत्पाद को डायरेक्ट रक्त में डालती है, ठीक है, किसी नलिका में नहीं डालती है, इसीलिए यह डक्ट लेस होती है, यानी नलिकाहीन होती है, ठीक है। अगला पॉइंट, ये नलिका
हीन होती है। अब आप कहेंगे सर एक एग्जाम्पल देकर समझाइए। देखिए एग्जाम्पल में जैसे हो गया अंडा से ब्रीसर, ठीक है। इतना क्लियर है। अब देखिए अब बाह्यस्रावी जो है ना, बाह्यस्रावी का उत्पाद होता है एंजाइम। एंजाइम होता है, ठीक है। यानी बाह्यस्रावी जो ग्रंथियां है ये एंजाइम बनाती है और ये डायरेक्ट रक्त में नहीं डालती है, ये डालती है रक्त नलिकाओं में, ठीक है। तो इनके पास नलिका है, ठीक है, यानी ये डक्ट है, इनके पास नलिका है, ठीक है, नलिका युक्त है। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए आपका दुग्ध ग्रंथि हो गया, अश्रु ग्रंथि हो गया, लाल ग्रंथि हो गया, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। अब इस शाखाएं तो बहुत सारा है, ठीक है, लेकिन जितना सफिशियंट है उतना ही हम आपको बताएं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे हम कल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जय हिंद।